दोस्तों चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। मोहन भागवत 3 चाइल्ड प्लान, वाई कंसर्न अबाउट इंडियाज फॉलिंग फर्टिलिटी रेट इज मिसप्लेस। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ये रिलेट कर सकते हैं हम विद चैप्टर 6 पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो यहाँ पे बात हो रही है मोहन भागवत जी की। मोहन भागवत जी जो है वो आरएसएस के चीफ है, सरसंघ चालक है, और उन्होंने अपने एक मंच से इंडियन लोगों को एडवाइस किया है कि वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करें, 3 बच्चे तो होने चाहिए। और ये उन्होंने क्यों कहा है, या अगर ये होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो इसको हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो इंडिया की अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, किसी भी कंट्री में किसी साल में ऑन एन एवरेज एक महिला से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने बच्चों को वो पैदा करेगी या जन्म देगी अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, टेंटेटिवली हम मान के चलते हैं 18 से लेके 45 एज ग्रुप में कोई भी महिला जो है शी कुड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो किसी ईयर में हम अगर एस्टिमेट करें कि इस ईयर में जो महिलाएं हैं वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने बच्चों को जन्म देगी ऑन एन एवरेज, उसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। ये गिरा है, ये बहुत ज़्यादा गिरा है, ये ड्रॉप हुआ है। अगर हम इसे कंपेयर करें विद 1965 में एस्टिमेट किया जा सकता था कि उस साल कोई महिला अगर है वहाँ पे ऑन एन एवरेज वो कितने बच्चों को जन्म देगी अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, तो 5 बच्चों को वो जन्म देगी। ये उस समय का एस्टिमेट था। 2022 में ये एस्टिमेट किया गया है, तो वो कितना आ रहा है, 2.01, यानी मोटा मोटी 2 बच्चों को जन्म देगी, राइट। बट ये 2.01 जो है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पॉइंट वन, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 के नीचे है। 2.1 क्या है, रिप्लेसमेंट रेट। ये भी टोटल फर्टिलिटी रेट है, बट इसको रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। यानी ये ऐसा रेट है, अगर हम इसे अचीव करते हैं या इसको इस पे मेंटेन रखते हैं हमारे कंट्री के टोटल फर्टिलिटी रेट को, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे इस जनरेशन को रिप्लेस कर लेगी कंप्लीटली, राइट। यानी पॉपुलेशन हमें स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, बहुत कम भी नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन पहले जनरेशन को जो है रिप्लेस कर देगी। अगर तो इससे नीचे जाता है तो जो आगे की जनरेशन है वो उस संख्या में कम होगी, राइट। और अगर इससे ऊपर रहता है तो आगे की जनरेशन जो है वो संख्या में ज़्यादा होगी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, राइट। और अगर कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, राइट। सो तो एक डायरेक्टली हमें ये डिफरेंस दिखा देता है कि एक समय पे 5 बच्चों को जन्म देने का जो है एक एवरेज हुआ करता था। आज की डेट में ये 2.01 है, जो कि 2.1 से नीचे है। और 2.1 क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल है, इससे नीचे चला जाता है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब ये तुरंत नहीं डिक्लाइन शुरू हो जाता, काफ़ी साल लग जाते हैं, उसके बाद इसके एक्चुअल रिपोकशंस दिखते हैं, राइट। अब इसको हम समझ सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थियरी। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थियरी क्या है, ये थियरी कहती है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वैसे वैसे हमें उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, राइट। तो जैसे अगर कोई कंट्री बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, बहुत ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होता है। डेथ रेट क्यों हाई होता है, ऑफकोर्स ऐसी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, राइट, एजुकेशन नहीं होगी, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे, राइट। तो इस चक्कर में लोग ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं। आप सोचिए, आप 30-40 साल पहले अगर आप देखें, फैमिलीज 5-5, 6-6, 12-12 बच्चे होते हुआ करते थे। और ऐसा भी आप देखोगे, 5-5 बच्चे होने के बावजूद आप ये सुनोगे कि कई सारे बच्चे मर गए, राइट, इन द बर्थ और आफ्टर सा। तो देर वॉज अ रिस्क फैक्टर एंड दे वुड ऑलवेज वुड लाइक टू हैव मोर चिल्ड्रन, सो दैट इफ इवन इफ सम चिल्ड्रन डाई ऑफ दे विल हैव इनफ। और सेकंड एक और उसका रीज़न हो सकता है कि आय भी बढ़ती, राइट। इफ यू हैव मोर हेल्पिंग हैंड्स फॉर योर फैमिली, राइट, दे कैन अर्न मोर एंड योर फैमिली विल बी स्टेबल इन दैट सेंस। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट मोटा मोटी जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है तो इसमें चेंजेस दिखाई देती है। तो बर्थ रेट आपको यहाँ पे बहुत हाई और डेथ रेट हाई दिखाई देगा, यानी पॉपुलेशन काफी तक स्टेबल ही होती है, दोनों भी हाई है, राइट। इसके बाद क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री बन जाती है, वो थोड़ा बहुत उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो डेथ रेट है वो कम होता है, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, एजुकेशन भी थोड़ी बहुत मिल गई, तो डेथ रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, राइट। लोग डिजीजेस को के ऊपर अपनी जो है दे कुड फेंड ऑफ डिसीजेस एंड सो फोर्थ, राइट। बट बर्थ रेट यहाँ पे हाई ही होता है, राइट। इसका अर्थ क्या है, पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, राइट। डेथ रेट कम है, लोग कम मर रहे हैं, बर्थ रेट अभी भी हाई है, तो पॉपुलेशन हाई। इसीलिए यहाँ पे इस स्टेज में जो है आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोशन दिखाई देगा। हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था कुछ 20-25 साल पहले, राइट। इसके बाद जो स्टेज आती है जहाँ पे आपको दिखा देता है डेथ रेट कम होती है
और बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है जहाँ पे काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अर्ली डेवलपिंग स्टेज, राइट, अर्ली डेवलप्ड स्टेज राइदर, कि हम जो जिस स्टेज में है, राइट, हम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, राइट। बट अगर हम थियोरेटिकली देखें तो थ्योरी में बताया जाता है कि डेवलप्ड कंट्री जो होती है वहाँ पे इस तरह का चलन हमें दिखाई देता है कि डेथ रेट कम और बर्थ रेट भी कम। बर्थ रेट क्यों कम हो जाता है? कई सारे कारण है इसके पीछे। एक कारण है कि आप देखोगे महिलाएं ऐसे कंट्रीज़ में जो है एम्प्लॉयमेंट करती है, एजुकेशन होता है, उनको पता होता है कि कम फैमिली होगी तो अच्छी फैमिली होगी, हेल्दी फैमिली होगी, राइट, और उनको उतना समय भी नहीं होता कि वो ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, राइट, उनका पालन पोषण करे, शी इज़ इनटू जॉब एंड सो फोर्थ, राइट। और इसके अलावा एक और कारण है कि लोग अब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन चिल्ड्रन। इसीलिए आप डिंक जैसे कंसेप्ट के बारे में आज इंडिया में देख पा रहे हो, राइट। डिंक क्या है? डुअल इनकम नो किड्स, कि हम दोनों भी मदर एंड फादर, नॉट मदर एंड फादर, हाउस वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी कमाएंगे, खुद के ऊपर खर्च करेंगे ना, बच्चे नहीं रखेंगे, नो किड्स, राइट, या कुत्ता पाल लेंगे फॉर अवर सम सॉर्ट ऑफ पर्पसेस, राइट। तो इस तरह की फैमिली और इस तरह के कंसेप्ट हमें दिखाई देते हैं डेवलप्ड कंट्री में। उसके बाद जो और ज़्यादा आपको जो एक और लेवल का स्टेज होता है जहाँ पे आपको दिखाई देता है डेथ रेट कम है, बर्थ रेट बहुत कम है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंक हो जाती है। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज आपको इसी स्टेज में दिखाई देंगे, बहुत ही डेवलप्ड है। एट द सेम टाइम लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, राइट। तो डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी इस तरह हमें दिखाई देती है, राइट। अब लैंसेट स्टडी, एक लैंसेट नाम का जर्नल, मेडिकल जर्नल, बहुत ही फेमस जर्नल है। इसने फोरकास्ट किया है कि अब जो है हमें हमें क्या दिखा है, 2.01 तक हमारा जो फर्टिलिटी रेट आ गया है, टोटल फर्टिलिटी, ये और गिरेगा 2050 में, ये 1.29 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिस कुड बी डेंजरस। क्यों? ज़्यादातर आज के डेट में जो कंट्री है जैसे जापान, चाइना, राइट, यहाँ पे इस तरह की फर्टिलिटी रेट है कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन श्रिंक होना शुरू हो गई है, राइट। फर्टिलिटी रेट 2.1 आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि पॉपुलेशन एकदम स्टेबल हो गई। अभी इंडिया में 2.1 अगर आके कह भी दिया तो भी हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्योंकि एस्टिमेशन और एक्चुअल उसका जो है रिपरकशन या उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट हमें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उसमें एक लैग होता है, राइट। और 1.29 जब आ जाता है तो यू कैन बी अश्योर्ड कि यहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंक होना शुरू हो गया है, राइट। सो आपको जापान, चाइना की कंट्रीज में पॉपुलेशन श्रिंकिंग दिखा देगा। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, चाइना के प्रेसिडेंट मंच पे आके कहते हैं कि आपने बच्चों को पैदा करना चाहिए, महिलाओं को वो कहते हैं कि महिलाओं का काम क्या है, बच्चों को पैदा करना, राइट, वो ही अच्छी महिला है, सो एंड सो फोर्थ। इवन जापान में आप देखोगे स्कूलों को छुट्टी दी गई, स्कूलों को छुट्टी दी गई है ताकि वो बच्चे जो है वो मिंगल करे, वो रोमांटिक रिलेशन में जाए और बच्चे पैदा करे, सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो भागवत भी कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। सो हिज कंसर्न इज कमिंग आउट ऑफ फियर of what he is seeing the problems of Japan and China and other countries, right? मॉडर्नाइजेशन थियोरी से भी इसे जोड़ के देख सकते हैं, जैसे जैसे कंट्री मॉडर्न होती जाती है, राइट, तो लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा, अब वो समय नहीं है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ बच्चों के पीछे लगे रहते, वुड वांट टू हैव अ लाइफस्टाइल, दे वुड वांट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, दे वुड वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड सो फोर्थ, राइट। सो दे डू नॉट वांट इनफ किड्स, राइट। ग्रेटर वुमन एम्पावरमेंट, महिलाएं भी एम्पावर हो गई, अब उसके पास हक है, अधिकार है, वो उसके पास से है कि कितने बच्चे होने चाहिए। अब पति उसको फोर्स नहीं कर सकता या फैमिली फोर्स नहीं कर सकती, राइट। या फिर हायर कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, राइट। सारी चीज़ें अगर आप देखोगे महंगी हो गई, राइट। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती है फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, राइट। तो वही चीज़ जापान, चाइना में हो रही है, वही कहीं ना कहीं इंडिया में भी हो रही होगी, राइट। सो इंडिया, अब ये जो चीज़ है कि भागवत कह रहे हैं, अब ऑथर क्या कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्लान कि अगर हम कहें कि 3-3 बच्चों को पैदा करो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो क्या इक्वली हर स्टेट में 2.1 हुआ? नहीं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पे भी अभी भी टोटल फर्टिलिटी 3.1, 4 इस लेवल पे है। यानी यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को पैदा किया या जन्म दिया जा रहा है। कुछ स्टेट्स है जैसे कि केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 या उसके नीचे चला गया है, राइट। सो अनइवन टोटल फर्टिलिटी रेट है व्हेन वी कंसिडर स्टेट वाइज, राइट। तो अगर हम ज़्यादा बच्चों को पैदा करने को कहेंगे तो जो एजुकेटेड, जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है जैसे तमिलनाडु, केरला, उस पर उनका इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। दे नो कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट जो जो स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अभी भी डेवलपमेंट नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, वहाँ पे अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, राइट। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंडिया इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक ऑफ बिकम टू रीच 1.6 बिलियन पीपल, सो एनकरेजिंग बिगर फैमिली रिस्क ओवर पॉपुलेशन इन पुअर स्टेट, ओवर पॉपुलेशन इन पुअर स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। इसको हम रॉबर्ट मर्टन के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन थिंकर हैं। उन्होंने अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की बात की थी, यानी हमारे जो एक्शन होते हैं, राइट,
उसके दो तरह के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, एक है इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, एक है अनइंटेंडेड। इंटेंडेड क्या होता है? इंटेंडेड यानी जो आपका इंटेंशन है, राइट? अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि टोटल फर्टी रेट कम करना है क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, हमें पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं करना है, राइट? वो तो एक हो सकता है कि इट इज़ अ वेरी गुड, यानी कमिंग आउट ऑफ अ गुड विल, राइट? एंड दे वुड ही वुड वांट टू एंश्योर कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट बरकरार रहे और वी शुड हैव अ प्रॉस्परिंग सोसाइटी, वी नीड पीपल, राइट? तो ये इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। बट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि गरीब स्टेट्स में ज़्यादा बच्चे हैं, अमीर स्टेट्स में कम बच्चे, और गरीब स्टेट्स में ज़्यादा फिर उसकी जो है सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होंगे, ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी, राइट? तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस वो है, राइट? तो रॉबर्ट मर्टन एक्शन को इसी तरह देखते हैं, अनइंटेंडेड और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जो कि एग्जैस्परेट कर सकता है पॉवर्टी, रिसोर्स स्ट्रेन इन वल्नरेबल रीजन। रीजनल रिप्रेजेंटेशन एक और इशू उन्होंने हाईलाइट किया है ऑफ से द टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन, जो डिप हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज विद रिस्पेक्ट टू सदर्न स्टेट्स। वो कहते हैं कि सदर्न स्टेट्स आज की डेट में वरी कर रहे हैं कि उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उसका इम्पैक्ट उनके पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में दिखाई देगा, पॉलिटिकल क्लाउड और फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये कैसे? जहाँ इंडिया में अगर आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन इन से लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वो बेस्ड होता है ऑन पॉपुलेशन, राइट? अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, राइट, तो उनके जो कम प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में चुन के आएंगे, राइट? और किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, उसके जो लोग हैं या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादा नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट को, राइट? तो सदर्न स्टेट्स आर फियरिंग दैट, वाई? बिकॉज उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था पॉपुलेशन के ऊपर काम करना, कम पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करना, राइट? पहले तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी हुआ करती थी कि पॉपुलेशन को कम रखना है, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, बट उसका उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? अब वो कम रिप्रेजेंटेड होंगे इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा है फाइनेंशियल एलोकेशन। आप देखोगे जो टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है थ्रू दी स्टेट्स एंड अदर मीन्स, वो सारा सेंटर में जाता है और फिर सेंटर उसको एलोकेट करती है बैक टू स्टेट्स। अब सेंटर किस बेसिस पे एलोकेट, कई सारे फैक्टर्स, उसमें एक फैक्टर है पॉपुलेशन। अगर किसी का स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको जो है ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाएगा, राइट? और भी कई सारे फैक्टर्स है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि केरला, तमिलनाडु, इस तरह के जो स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करने में, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू में उनका जो है हम कह सकते हैं हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दे आर दी वन हु आर द रिच स्टेट्स एंड दे आर गेटिंग लेस, even if contributing more into the corpus of our country, right? Still they are getting less. तो ये भी उनका एक जो है कंसर्न है, जो कि किसने उठाया? भगवत जी ने उठाया। अब इसके चलते कुछ इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो फियरिंग कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है फाइनेंशियल, तो व्हाट दे हैव डन कि जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी कि एक इंसेंटिवाइज किया गया था कि हमें कम बच्चे पैदा करने चाहिए, तो कई सारे प्रोग्राम्स और कई सारे मीन्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मीन ये था कि हम उन्हीं लोगों को इलेक्शन में खड़ा होने देंगे इन दी लोकल इलेक्शन जिनके सिर्फ 2 या 2 से कम बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप जो है लोकल इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो स्मॉल फैमिलीज को ये इंसेंटिवाइज किया गया था, राइट? बट अब क्या किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, उस पॉलिसी को जो है हटा दिया है। वो कह रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके एबिलिटी या एलिजिबिलिटी पे टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, राइट? सो दे वॉन्ट दैट they are again pro natalist in that sense, they would like to have more children, right? So they have changed their पॉलिसी इन दैट सेंस। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट्स जैसे तेलंगाना यही मूव कंसिडर कर रही है टू इंसेंटिवाइज लार्जर फैमिली। इसके अलावा तमिलनाडु और केरला, राइट, दे आर ऑल्सो which have successfully stabilized their population, they are also fearing the same thing जो मैंने कहा था, फाइनेंशियल कमीशन, ग्रांट्स और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो अब ये एक इशू है, रेज किया है, उसके पीछे के रीजंस भी हमने देखे, बट ऑथर कह रहा है कि ये सही तरीका नहीं होगा जो हो रहा है, कि आपने जो है जो टू चाइल्ड लिमिट था फॉर कंडक्टिंग ए लोकल इलेक्शन, राइट, उसको हटा दिया, या फिर आप इंसेंटिवाइज कर रहे ज़्यादा बच्चे पैदा करो, दिस इज नॉट द राइट वे। व्हाट कैन बी डन? ऑथर इज सेइंग कि आप जो है डिमांड करो, यू कैन डिमांड, सेंटर को डिमांड करे आप कि आप हमें सीट अलोकेट करिए based on the way we have dealt with the population problem, at the same time the amount that we are, or rather the what we can say, the contribution that we give to the corpus, right, or the revenue of the country, right? उसके बेसिस पे हम आप जो है हमें reallocate करो जो फंड्स हैं। एट द सेम टाइम हमारे पॉपुलेशन साइज के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट? सो अलग फॉर्मूलाज जो है वो प्रपोज किया जाए, rather than increasing the population size, right? Rather than boosting birth rate,
दे कैन डिमांड सीट एलोकेशन एंड फंडिंग फॉर्मूला दैट वैल्यू एफिशिएंसी, जो वैल्यू करके एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड नॉट जस्ट पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन साइज का जो फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ असाइनिंग रिप्रेजेंटेशन, राइट, इन लोकसभा, वो पॉपुलेशन साइज के फैक्टर को रिड्यूस करो, बाकी सारे जो फैक्टर्स है उसको इंक्रीज करो, राइट, जिससे हम एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड भी रहे और हमें जो फंड का एलोकेशन भी मिलता रहे, राइट। इसके अलावा एक और कंसर्न जो रेस किया जाता है वो है लेबर एंड मोबिलिटी, राइट। ये कहा जाता है कि जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो है अगर जहाँ जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है वहाँ पे लैक ऑफ लेबर है, राइट, देयर इज़ नो लेबरिंग क्लास, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स, राइट, कंपैरेटिवली, राइट, तो ये रिच कब तक बने रहेंगे, जब तक यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी रहेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कब तक बनी रहेगी, जब तक यहाँ पे यंग लोग हैं, राइट। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है साउथ में कि कई सारे लोग बूढ़े हो गए या बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, राइट, सो यू नीड यंग पीपल टू वर्क इन ऑर्डर टू सस्टेन योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट। तो ये एक कंसर्न है लेबर शॉर्टेज का, और ये एग्जैजरेट किया जा रहा है एज पर द ऑथर, क्योंकि कई सारे ऐसे जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट हाई दिखाई दे रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट, तो हम वहाँ से लोगों को जो है माइग्रेशन में फैसिलिटेट कर सकते हैं टू कम एंड वर्क इन दी सदर्न स्टेट्स, राइट। सो हिस्टोरिकली भी ये किया गया है, लेबर गैप हमेशा फिल किया गया है बाय माइग्रेशन, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम, नॉट नेसेसरली बाय हायर बर्थ रेट्स, राइट। अगर आपको यूनी जैसे जापान में अब हो रहा है कि they are a very rich country but there is shortage of labor, right, so what they are doing, they are asking other countries to send their people to work over there, right, they are definitely promoting pro-natalist policy wherein they want their people to have higher birth rates, but at the same time they are filling the labor shortage by people from other countries, right। तो लेबर गैप को फिल करने के लिए हम भी ये कर सकते हैं, ये एवर्ट ली माइग्रेशन थियरी से हम समझ सकते हैं। एवरेट ली जो है बहुत बड़े जो है जोग्राफर और डेमोग्राफर थे, तो उन्होंने ये माइग्रेशन थियरी दी थी। आपने हमेशा सुना होगा पुश फैक्टर पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो भी यही कहते हैं कि आप अगर आपको लेबर शॉर्टेज है तो इन माइग्रेशन जो है वो एक कारगर तरीका हो सकता है फॉर बैलेंसिंग डेमोग्राफिक डिस्पैरिटीज, राइट। एक और जो इशू है ऑफ से टॉकिंग ऑफ प्रमोटिंग प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी, जहाँ पे आप कहो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, राइट, उसका एक और इशू है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। आज की डेट में हम देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 37% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, राइट। ये डिक्लाइन हो जाएगी अगर हम ज़्यादा बच्चे पैदा करने को कहेंगे। क्यों? आपने आर्ली हॉस्टशील्ड के बारे में सुना होगा। आर्ली हॉस्टशील्ड अमेरिकन थिंकर है, वो एक कंसेप्ट देती है सेकंड शिफ्ट। वो क्या है? वो कहती है महिलाएं जो है वो बाहर भी काम करती है, राइट, और घर पे भी आके उनका सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाता है। यानी महिलाएं बेसिकली मोस्टली जो डोमेस्टिक चोर है या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठाती है, पुरुष नहीं उठाते, राइट। तो अगर महिलाओं के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? महिलाएं उठेंगी, और फिर उनको जो है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में वो नहीं, या लेबर फोर्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज शी हैज़ टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम इन दी हाउस टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। सो उसका इम्पैक्ट होगा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे, राइट, डोमेस्टिक बर्डन उनका बढ़ जाएगा। अब करंट डेमोग्राफिक ट्रांसिशन जो है ये बहुत हेल्प कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कम बच्चे पैदा कर किए जा रहे हैं, राइट। तो महिलाएं आज की डेट में जो है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ सकता है, ये अच्छी चीज़ है, राइट। इसके अलावा अगर हम उनको स्किल करें तो वो लोअर जो सेक्टर्स है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स, उससे हायर स्किल सेक्टर में जा सकते हैं, एंड दैट वुड हेल्प द फ्यूचर जनरेशन ऑफ वुमेन, राइट। सो इस चीज़ को वो फोकस करते हैं। एक और इशू है वो है एजिंग। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। एजिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखोगे जापान में आज की डेट में 20%, अराउंड 20% उनका जीडीपी का जो है जो हिस्सा है वो ओल्ड लोगों के मेंटेनेंस में जाता है, या ओल्ड लोगों के लिए जीडीपी का जो इतना बड़ा हिस्सा उनको लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं वहाँ पे। इंडिया अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा तमिलनाडु, केरला, वहाँ पे भी ओल्ड लोगों की संख्या बढ़ रही है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। बट अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड लोगों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। यंग लोग कम हो गए उनको सपोर्ट करने के लिए, राइट, प्रोपोर्शनली। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए हमें यंग लोगों की ज़रूरत है, इसलिए बच्चे पैदा करो। ये भी एक फोकस होता है, राइट, क्यों बच्चे पैदा किए जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो मेंटेन की जा सके, क्योंकि ओल्ड लोग नहीं काम कर पाएंगे, यंग बच्चे जो है वो नहीं काम कर पाएंगे, तो यंग लोगों की ज़रूरत है, राइट। बट ये भी एग्जैजरेटेड है एज पर दी ऑथर की हमारा जो ओल्ड डिपेंडेंसी रेट यानी जो यंग लोग हैं, राइट, आप इसे मान के चलिए 1 से लेके 15 एज ग्रुप, और 15 एज ग्रुप से
आप मान के चलिए 60 एज ग्रुप से 100 वट एवर इट इज़ 185 वट एवर इट इज़ राइट। तो ये 15 से लेके 60 की एज ग्रुप में जो लोग हैं दे आर दी वन हु आर वर्किंग राइट। और उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, 1 से लेके 15 और 60 से लेके 85 और 100 वट एवर इट राइट। तो जो रेट हम निकालते हैं डिपेंडेंसी रेट हाई कब होगा, जब ये जो संख्या है राइट यंग लोगों की वो छोटी होगी और ये जो संख्या है ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल ये बहुत बड़ी होगी राइट। तो आज की डेट में हमारा जो डिपेंडेंसी रेट है वो ग्लोबल एवरेज से कम है, ऑथर ये कह रहे हैं। तो आप ये जो है डराने की बात ना करो कि एजिंग पॉपुलेशन की वजह से और जो इश्यूज बढ़ेंगे राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर आवर ओल्ड पीपल। वी शुड इंश्योर कि उनकी हेल्थ केयर के ऊपर हम अभी अभी से काम करें राइट। इसके अलावा उनको अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, कई बार क्या किया जाता है आपकी जो रिटायरमेंट एज को है वो बढ़ा दिया जाता है राइट, ताकि आप प्रोडक्टिव रहे सो एंड सो फोर्थ। तो मोटा मोटी हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस इशू को रिजॉल्व करना हो, तो कह रहे हैं कि आप पहले तो हेल्थ केयर पे काम करें अभी से राइट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्रिएट करें उनके लिए, और फ्लेक्सिबल और पार्शियल एम्प्लॉयमेंट भी किया जा सकता है ताकि उनको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ताकि डिपेंडेंसी और कम हो जाए। तो टी एच मार्शल जो है बहुत बड़े थिंकर रहे हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, किस चीज़ का कंसेप्ट दिया था, ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को वो एक लेवल पे नहीं देखते कि आपके पास वोटिंग का अधिकार है तो आप सिटीजन है राइट, नहीं। सिटीजनशिप उन्होंने 3 लेवल पे देखी, एक है पॉलिटिकल सिटीजनशिप, दूसरा है सिविक और तीसरा है सोशल सिटीजनशिप। पॉलिटिकल सिटीजनशिप बहुत ईजी है, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। सिविक सिटीजनशिप यानी बेसिकली आपके पास सारे राइट्स होंगे राइट, इक्वलिटी, सारे सिविक राइट्स होंगे। सोशल सिटीजनशिप यानी आपका अधिकार होगा या आपका जो है राइट होगा ऑन वेलफेयर स्कीम्स। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 41 और आर्टिकल 47(6) में हमने ये राइट्स प्रदान किए हैं इन दी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे हम कहते हैं स्टेट का जो है वो फर्ज होगा कि वो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाए, उनकी एजिंग की प्रॉब्लम है उसको उसके लिए वो काम करे राइट। तो सोशल सिटीजनशिप का कंसेप्ट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है राइट। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो कॉल है फॉर हायर फर्टिलिटी रेट राइट, ये कई बार पॉलिटिकल और कल्चरल फियर की वजह से भी आता है। एक फियर क्या है मोहन भागवत जी का, अगर वो हम देखें तो इम्प्लाइंग, ऑथर इज इम्प्लाइंग, क्योंकि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से आते हैं। तो एक हमेशा हमारे कंट्री में एक टेंशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफी ऑफ मुस्लिम्स वर्सेस हिंदूज राइट। तो वो भी एक फियर हो सकता है, बट ये फियर भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, दे it is almost similar, it is almost converging, it is almost coming at equal rate। थोड़ा सा उनका ज़्यादा है टोटल फर्टिलिटी रेट कंपेयर टू हिंदूज, मुस्लिम्स का कंपेयर टू हिंदूज, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है ओवर अ पीरियड टाइम। तो ये फियर्स होते हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल और कल्चरल। तो इस ये फियर्स को जो है हमें रैशनली सोचना पड़ेगा। कई सारे और अप्रोच हो सकते हैं, जैसे मैंने या ऑथर ने यहाँ पे बताया कि लेबर मोबिलिटी, जो नॉर्थ के लोग हैं, यंग लोग हैं, वी कैन हेल्प देम, फैसिलिटेट देम कम टू द साउथ एंड वर्क राइट। इसके अलावा एनहेंसिंग स्किल्स, महिलाओं का स्पेशली उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना लेबर फोर्स में, रोबस्ट एल्डरली सपोर्ट राइट। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा अच्छे से इस इशू को डील कर पाएंगे रादर जस्ट एडवोकेटिंग लार्जर फैमिलीज राइट। तो आपने देखा बहुत ही डिटेल में हमने हर एक एस्पेक्ट को छूने की कोशिश की है इस आर्टिकल में। तो एक क्वेश्चन इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट इन इंडिया right, critically analyze the consequence of state driven initiative promoting higher fertility rates।